मानव शरीर के तंत्र, मानव शरीर के तंत्र में जो है ये पहला तंत्र हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला सिस्टम क्या है ये? पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ये। कह रहा है कि भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थों से गुजरता है। पहला क्या है? अंतःग्रहण, इंजेशन। दूसरा है पाचन, डाइजेशन। तीसरा है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। और चौथा है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और पांचवा है मल परित्याग, डिफिकेशन। ये 5 प्रोसेस होती है। पहला प्रोसेस क्या होता है? अंतर्ग्रहण, इंजेशन। दूसरा होता है पाचन, डाइजेशन। तीसरा होता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। चौथा होता है एसिमिलेशन। और पांचवा होता है मल परित्याग, डिफिकेशन। अब नंबर 1 देखते हैं हम लोग, अंतर्ग्रहण, इंजेशन। कह रहा है कि भोजन को मुख से लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। और नेक्स्ट है आपका पाचन है, नेक्स्ट है दूसरा है पाचन। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहती है। मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टायलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। फिर माल्टोज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ बफर कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में पाचन अब हम लोग देख रहे हैं। आमाशय यानी कि स्टोमक में पाचन कैसे होता है। कह रहा है कि आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यह हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। कह रहा है कि आमाशय के ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे लार की टायलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है और आमाशय से निकलने वाले जठर एंजाइम होते हैं पेप्सिन और रेनिन। कह रहा है कि आमाशय में निकलने वाले जठर एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं? पेप्सिन होता है, पेप्सिन। और क्या होता है? रेनिन होता है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर, पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थ पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। रेनिन दूध की धुली हुई प्रोटीन कैनेसिजनों को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट केसिन के रूप में बदल देता है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं आमाशय में आगे क्या है। तो आगे बता रहा है ये कि डिओडिनम में पाचन कैसे होता है। डिओडिनम में पाचन, तो डिओडिनम में पाचन जो है कैसे होता है? डिओडिनम को पक्वाशय बोलते हैं, पक्वाशय। तो डिओडिनम में पाचन कैसे होता है? कह रहा है कि भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत, लीवर से निकलने वाला पीत रस, बाइल डक्ट आकर मिलता है। पीत रस क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यह अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं?
3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला बोल रहा है ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। एमाइलेज यह कर रहा है, यह माड़ स्टार्च को घुलनशील शर्करा शुगर में परिवर्तित कर देता है। तीसरा बता रहा है लाइपेज, ये क्या करता है, ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। अब कह रहा है कि छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में कैसे पाचन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन कैसे हो रहा है। कह रहा है कि भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है एवं पचे हुए भोजन का अवशेषण होता है। छोटी आंत की दीवारों में आंतरिक रस निकलता है, इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। कह रहा है इरेप्सिन यह शेष प्रोटीन एवं पेप्टेन को एमिनो एसिड में बदल देता है। माल्टेज यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सुक्रेज। सुक्रेज क्या है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टेट यह लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट लाइपेज, ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। कह रहा है कि आंतरिक रस जो है ये क्षारीय होता है। आंतरिक रस क्या होता है, कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होते हैं। आंतरिक रस कितने स्रावित होते हैं, 2 लीटर जो है ये स्रावित होते हैं। कह रहा है कि मनुष्य का किसी भी, कह रहा है ये कि मनुष्य या किसी भी से रुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी होती है, लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू होती है और गुदा एनस में समाप्त होती है। कहाँ समाप्त होती है, एनस में समाप्त होती है। कह रहा है कि मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा में जीभ होते हैं, दांत होते हैं और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब हम लोग जीभ के बारे में देखते हैं। टंग के बारे में बता रहा है कि टंग जो है ये मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मार्शल रचना होती है। जीभ के उत्तरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर पैपिली होते हैं जिसे स्वाद कलियां टेस्ट बड कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, कड़वा, खट्टा आदि का ज्ञान होता है। जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद का, पश्च भाग से कड़वे स्वाद का तथा बगल के भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। अब दांत के बारे में हम लोग देखते हैं। दांत जो है टूथ, ये क्या काम करते हैं। कह रहा है कि ओरल कैविटी मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली दोनों जबड़ों में दांत की एक एक पंक्ति पाई जाती है। मनुष्य के दांत जो है गर्दंती थीकोडेंट और दीवार दंती डायोफायोडेंट 2 बार निकलते हैं तथा विषम दंती अलग अलग तरह के दांत होते हैं, हेट्रोडेंट प्रकार के होते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत तथा कुल 32 दांत होते हैं। जबड़ों में प्रत्येक ओर 2 कृतंक इंसीजर कृतंक और एक रदनक कैनाइन और 2 अग्रचर्वणक प्रीमोलर तथा 3 चर्वणक मोलर दांत पाए जाते हैं। 3 क्या पाए जाते हैं, मोलर दांत पाए जाते हैं। कह रहा है कि मनुष्यों में 2 बार दांत निकलते हैं। पहले शैशव अवस्था में 20 दांत निकलते हैं
जिन्हें दूध के दांत मिल्क टूथ कहते हैं। वयस्क में 32 दांत होते हैं। अब देखिए है मनुष्य का दांत का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। इंसीजर जो है 2 होते हैं, कैनाइन 1 होते हैं, प्रीमोलर 2 होते हैं और मोलर 3 होते हैं। तो 2 1 3 3 हो गया और 2 5 हो गया और 6 7 8 हो गया, ये 8 टोटल हो गए। और 2 भाग में किया जाए तो 16 हो जाएगा, ऊपर का 16 नीचे का 16, टोटल 32 दांत हो जाते हैं। नोट कर रहा है यहाँ पे कि दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में इनामेल होता है, इनामेल होता है, चमकीला अस्तर पाया जाता है, चमकीला अस्तर पाया जाता है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करती है। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। इनामेल क्या है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। सैलिवरी ग्लैंड है, कितनी सैलिवरी ग्लैंड होती हैं? लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं मनुष्य में? तो कह रहा है कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, 3 पेयर ऑफ लार ग्लैंड होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती है। कह रहा है कि पहली जोड़ी लार ग्रंथि जीवा के दोनों ओर 1-1 की संख्या में उपस्थित होती है, जो सबलिंगुअल ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। दूसरी ओर लार ग्रंथियाँ जबड़े के मध्य भाग में मैग्जिल अस्थि के दोनों ओर 1-1 संख्या में उपस्थित होती है, जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। तीसरी लार ग्रंथि जो दोनों कानों के नीचे 1-1 की संख्या में उपस्थित होती है, जो पैरोटिड ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। कह रहा है कि मनुष्यों में लार सालिवा में 99% जल होता है और शेष 1% एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में मुख्यतः क्या क्या पाए जाते हैं? 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। पहले को बोलते हैं टायलिन और दूसरे को बोलते हैं लाइसोजाइम। अब तीसरा प्रोसेस आते हैं डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। कह रहा है कि पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी छोटी आंत की रचना ऊर्ध्वाधर विलाई के द्वारा होता है। चौथा जो है ये स्वांगीकरण एसिमिलेशन इसको कहते हैं। कह रहा है कि अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। अब फिर हम लोग देख रहे हैं पांचवा में जो है ये मल परित्याग कहते हैं, मल परित्याग, डिफॉर्केशन यहाँ लिखा हुआ है। कह रहा है कि अपच भोजन बड़ी आंत में पहुँचता है, जहाँ जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि पाचन में भाग लेने वाले प्रमुख अंग क्या है। तो प्रमुख अंग में बता रहा है कि ये लीवर है। कह रहा है कि मानव ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि है और जिसका वजन जो है 1.5 से 2 kg के आसपास होता है। कह रहा है यकृत द्वारा ही पीत स्रावित होता है। यह पीत आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा बता रहा है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में ये बदल देता है। ये प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त को ग्लूकोज
वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। कह रहा है ये कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत रक्त के ग्लूकोज को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट कर देता है और पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिकाएं हेपेटिक सेल में संचित कर लेती हैं और इसको जो है हेपेटिक सेल में भी ये संचित हो जाता है। कह रहा है कि ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत जो है संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है नियमित बनाए रखता है। यकृत क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। आगे कह रहा है कि भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में भी परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिनोजेन यहाँ पे है, ये कह रहा है कि नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है जो कि रक्त के थप्पा जमने में मदद करता है। हिपेरिन है, ये नामक प्रोटीन का उत्पादक यकृत के द्वारा होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कह रहा है कि मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत में थोड़ी मात्रा में आयरन, कॉपर और विटामिन संचित करके रखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कितना जो है इम्पॉर्टेंट काम है लीवर का। कह रहा है शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। भोजन में जहर पॉइजन देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। कह रहा है कि बायोप्सी जब होता है, बायोप्सी नहीं ऑटोप्सी, तो उसमें जो है अगर पॉइजन दे के मारा गया है तो लीवर के कारण इसको पता चलता है। पित्ताशय अब हम लोग देख रहे हैं, गॉल ब्लैडर। कह रहा है कि पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से जाता है। तो ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर जो है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा है पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रवृत्ति रिफ्लैक्स एक्शन के द्वारा होता है। कह रहा है कि ये जो पित्त जो है इसका गिरता है वो कैसे होता है? पित्त का पक्वाशय में गिरना एक प्रवृत्ति क्रिया है। ये कैसी क्रिया है? प्रवृत्ति क्रिया है। पित्त का पक्वाशय में गिरना एक रिफ्लैक्स एक्शन है। पित्त के बारे में बता रहा है कि पित्त जो है बाइल पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। क्षारीय मतलब अल्कलाइन, जिसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। कह रहा है पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट में इसकी मात्रा जो है 12% होती है। पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है? 85%। और पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट में इसकी मात्रा जो है 12% होती है। अब पित्त का कार्य क्या है? पित्त बाइल का कार्य क्या है? बाइल का कार्य, पित्त का कार्य, बाइल का कार्य, यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है जिससे अग्नाशयी रस क्रिया कर सके। यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। वसाओं का इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। कह रहा है कि आंत में क्रमाकुंचन गतियों को नियंत्रित करता है जिससे भोजन में पाचन रस भली भांति मिल सके। ये कह रहा है विटामिन के एवं वसाओं में घुले हुए अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। और क्या कर रहा है कि पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर पित्त वाहिनी में यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसे ही पीलिया कहते हैं। ये देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है
कि पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, इसे ही पीलिया कहते हैं। अब हम लोग पैंक्रियास के बारे में देखते हैं। पैंक्रियास के बारे में बता रहा है कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक अंतःस्रावी, नलिका विहीन, इंडोक्राइन और बहिस्रावी, नलिका युक्त एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। आगे इसमें बता रहा है कि इससे अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें 9.8% जल, शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है। यह कैसा द्रव होता है? क्षारीय होता है, जिसका pH वैल्यू 7.5 से 8.3 होता है। कह रहा है ये कि तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य क्या क्या हैं? तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य, तीनों प्रकार के मुख्य भोज में आता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसको संपूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये कि इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लैंगरहैंस की द्वीपिका आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कह रहा है कि यह अंगाशय पैंक्रियाज का ही एक भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसमें बीटा सेल्स से इंसुलिन, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन एवं गामा सेल से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग। इंसुलिन के बारे में ये बता रहा है, कह रहा है कि अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। करे इसकी खोज जो है फ्रेडरिक बेटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने 1911 ईस्वी में की थी। 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉम्पसन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। अब जो है ये देखते हैं हम लोग, कर है कि यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्पस्रावन से मधुमेह डायबिटिक नामक रोग हो जाता है। नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको याद करेंगे हम लोग। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? मधुमेह कहलाता है। ये करे इंसुलिन के अति स्रवण से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। जिससे क्या होता है? जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। इस बात पे ध्यान देंगे हम लोग। इसके बाद ये है ग्लूकागॉन क्या है? ग्लूकागॉन बता रहा है ये ग्लूकागॉन यह ग्लाइकोजेंस को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सोमैटोस्टेटिन ये क्या है? सोमैटोस्टेटिन कह रही है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। ये स्वांगीकरण की अवधि को क्या करता है? ये बढ़ाता है। इसके अलावा और कुछ है तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट को हम लोग याद करेंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है इस चार्ट से। तो कह रहा है कि लार में जो है कौन सा एंजाइम होता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है?
टाइलिन होता है, ये मंड भोजन पे एक्शन करता है और माल्टोज में बदलता है। माल्टोज को माल्टेज जो है ये माल्टोज पे क्रिया करके उसको ग्लूकोज में बदलता है। जठर रस में जो है पेप्सिन होता है, प्रोटीन पे क्रिया करके पेप्टोन्स बनाता है। जठर में रेनिन होता है, केसिन के ऊपर क्रिया करके कैल्शियम पाराकैसिनेट बनाता है। अन्नानाशय रस में ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन के ऊपर क्रिया करके पॉलीपेप्टाइड्स बनाता है। एमाइलेज जो है मंड के ऊपर क्रिया करके शर्करा बनाता है। लाइपेज जो है वसा के ऊपर क्रिया करके वसा अम्ल व ग्लिसरॉल बनाता है। और जो है यहाँ पे दिया है आंतरीय रस, स्मॉल इंटेस्टाइन से इरेप्सिन निकलता है, प्रोटीन के ऊपर एक्शन करके अमीनो अम्ल बनाता है। माल्टेज जो है माल्टोज पे क्रिया करके ग्लूकोज बनाता है। सुक्रोज पे एक्शन करके ग्लूकोज व फ्रुक्टोज बनाता है। लैक्टेज जो है लैक्टोज के ऊपर एक्शन करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है। लाइपेज जो है वसा के ऊपर एक्शन करके अम्लीय वसा व ग्लिसरॉल बनाता है। इसमें नोट यहाँ पे दिया हुआ है, मानव शरीर में पुक्ष बृहतांत में संलग्न होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम।